हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे नीट पर्पज से मैथ में और जहाँ से अपन को लगता है कि क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो अपन को बस मेन चीज़ें पढ़नी है ना, और वो पढ़नी है जो हमें नीट में सहायता करे। हमें याद रहे हमें नीट करना है, ना कि कोई पीएचडी। तो हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो कि नीट के पर्पज से अच्छी हो, महत्वपूर्ण हो ना। तो हम आज पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले तो हम क्रिस्टल और क्रिस्टलिट हो क्रिस्टलाइन और अमार्फस है ना। तो अपन देखते हैं कि आकार जो क्रिस्टलिटोस होते हैं उनका आकार निश्चित होता है, अभिलाक्षणिक ज्यामिति और आकार उनकी निश्चित होती है, जबकि एमार्फस में क्या होता है, अनिश्चित आकार होता है। ठीक है। गलनांक इन और जो क्रिस्टल होते हैं उनके गलनांक है ना, वो निश्चित ताप पर पिघलते हैं, जबकि वे अमार्फस अनिश्चित ताप पर पिघलते हैं। विदलन गुण हम देखते हैं, विदलन गुण में हम देखते हैं कि काटने पर जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल्टोस होते हैं, उनको काटने पर चिकनी व सपाट सतह बनती है, जबकि अमार्फस को काटने पर अनियमित सतह बनती है ना। अपन देखते हैं गलन ऊष्मा जो क्रिस्टल्टोस होते हैं उनकी निश्चित होती है, जबकि क्रिस्टल की अनिश्चित होती हैं। हम देखें अब विषम देशिक प्रकृति, तो ये अपन को ध्यान रखना हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सके। विषम देशिक प्रकृति जो अपन देखते हैं, जो क्रिस्टलिटोस होते हैं उनमें विषम देशिक प्रकृति कौन सी होती है, विषम देशिक होती है, जबकि अमॉर्फस में कौन सी होती है, समदेशिक प्रकृति होती है ना। हम अब देखते हैं कि कणों की व्यवस्था। अब कणों की व्यवस्था कैसी होती है ना। जो क्रिस्टलिटोस होते हैं उनमें कणों की व्यवस्था दीर्घ परास वाले होते हैं, यानी दूर दूर तक एक ही तरह के कण या व्यवस्थित कण पाए जाते हैं, जबकि जो कण अमॉर्फस होते हैं उनमें लघु परास वाले होते हैं, यानी थोड़ी ही दूरी तक उनमें समान कण पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं क्रिस्टलिटोस का एग्जाम्पल दिया गया है NaCl और बर्फ है ना, जबकि इसके एग्जाम्पल किया गया है अमॉर्फस के रबर और प्लास्टिक है ना। अब हम यहाँ एक परिभाषा पढ़ते हैं किसकी, क्रिस्टलिटोस की। वो पढ़ते हैं कि वे ठोस जो दृढ़, असंपीड्य तथा जिनकी विशिष्ट ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो तो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलिटोस कहलाते हैं। जबकि वे ठोस जो लंबे समय तक पड़े रहने पर अपनी आकृति क्या करते हैं, खो देते हैं, यानी पिघलते रहते हैं ना, वो कहलाते हैं छदम या अतिशितित दर, जो कि क्रिस्टलिटोस का गुण है ना। अब हम पढ़ते हैं कि क्रिस्टलिटोसों का वर्गीकरण है ना। हम देखते हैं कि क्रिस्टलिटोसों का वर्गीकरण किया गया है ना। तो हम देखते हैं कि कितने प्रकार का वर्गीकरण दिया। एक है आणविक ठोस है ना। आणविक ठोस में फिर आते हैं अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध है ना। तो हम देखते हैं कि जो अध्रुवीय ठोस होते हैं उनमें जो बल होता है वो लंदन बल होता है ना। ध्रुवीय जो होते हैं उनमें द्विध्रुव बल होता है, और जो हाइड्रोजन बंधित होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बल होता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जो अध्रुवीय हो तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, है ना। आर्गन, Cl2, I2, CO2 है ना। अपन को देखना कि वे यौगिक जो अध्रुवीय प्रकृति शो करते हैं वो सब अध्रुवीय में आते हैं, जबकि ध्रुवीय में वे आते हैं जो कि पोलरिटी शो करते हैं, जैसे HCl, SO2, ठोस NH3। ये अपन को यहाँ क्या ध्यान रखना है, ठोस NH3 है ना, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आए। अब एक ये पहला आपने पढ़ा आयनिक ठोस, उसके प्रकार पढ़े। अब पढ़ेंगे है ना, सॉरी पहला था आणविक, अब पढ़ेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में देखते हैं हम कौन कौन से बल होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, आयन होता है, कुलाम जो किस में आता है, स्तर वैद्युतिक बल में आता है। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं है ना। आयनिक ठोस में HO2 बर्फ, है ना, HO2 बर्फ है ना। और जो ये होता है आयनिक ठोस, ये क्या होता है, कठोर होता है, विद्युत रोधी होता है। NaCl और Mg जो इसके एग्जांपल है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस में पाया जाता है, आयन गुलाम NaCl में, Mg में। ये भी कठोर होते हैं और ठोस होते हैं, ये भी विद्युत रोधी होते हैं। जबकि जो स्थिर वैद्युतिक बल ZnS और CF2 में पाया जाता है, ये भंगुर होते हैं ना, गतिशील, इनमें विद्युत चालक होते हैं ना। ठीक है। अब पढ़ते हैं धात्विक है ना। धात्विक ठोस, उनमें इसमें क्या होता है, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होता है और धात्विक बंध पाए जाते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, FeCu और Mg। ठीक है। अपन को ध्यान रखना है। और सहसंयोजक ठोस में पढ़ते हैं हम, इसमें कौन से सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, इसका अपन को एग्जाम्पल याद रखना है। SiO2 क्वार्ट्ज है ना, और एक होता है SiC और AIN है ना। ये NCERT से लिए गए एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ये अपन को ध्यान ही रखने हैं मतलब। ठीक है। अब यहाँ कुछ देर डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में देखिए। डायमंड जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है, जबकि ग्रेफाइट कंडक्टिंग होता है, और कंडक्टिंग ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अपन को अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्रिस्टलीय जालक
आकाशीय जालक होता है और त्रिविम जालक है। उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो कि आपने पढ़ी चुके हैं, तो स्ट्रक्चर देख ले, ज़्यादा कोई यहाँ से पूछे, है ना। अब देखो हम एक यूनिट सेल देखते हैं ना। यूनिट सेल के आधार पर देखो कौन कौन किस प्रकार के क्रिस्टलीय जालक पाए जाते हैं। क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, हेक्सागोनल होता है ना, रोम्बिक हाइड्रल होता है, मोनोक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक होता है। अब इनमें देखना है अपन को कि कौन चीज़ किस में क्या होती है, किस में क्या होती है ना। ये अपन ने यहाँ दे रखा है। देखो सी बी के बीच का जो कोण होता है अल्फा होता है, बी ए के बीच का गामा, और सी और ए के बीच का क्या होता है बीटा होता है। तो अपन देखते हैं कि क्यूबिक जो होता है उसमें जो इसकी भुजाएं होती है ना, ए बराबर बी होता है और बराबर सी होता है, यानी तीनों भुजाएं बराबर होती है। और इसका अल्फा बीटा तीनों कोण क्या होते हैं समान होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अपन को याद रखना है, ठीक है। टेट्रागोनल अपन को इस ट्रिक के हिसाब से भी याद रखना जाना है कि पहले में तीनों बराबर, दूसरे में ए बराबर है। ट्राइगोनल में देखते हैं कि ए बराबर बी है बट सी उसके बराबर नहीं, यानी सी अलग है ना। और इसमें जो कोण होते हैं वो तीनों में क्या होते हैं 90 होते हैं ना। तो अपन को यहाँ से बस भुजा की लंबाई देखनी है ना। ऑर्थो ओलंपिक में देखते हैं कि कोई भी भुजा अपन को बराबर नहीं दिख रही है, ठीक है, कोई भी भुजा अपन को बराबर नहीं दिख रही है। और इसके कोण देखते हैं तो कौन तीनों कोण क्या है बराबर है, वो भी 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हेक्सागोनल, वापस देखो ये पहले बराबर, फिर बराबर नहीं, एक बराबर नहीं, और फिर तीनों बराबर नहीं। तो पहले देखो अब इसके पास एक बराबर नहीं, तो यहाँ नीचे भी देखते हैं अपन के एक बराबर नहीं है। हेक्सागोनल में ए बराबर बी ऊपर बराबर सी नहीं है। अब इसमें अपन को कोण का ध्यान रखना कि अल्फा बराबर बीटा जो कि 90 डिग्री है, जबकि गामा जो होता है हेक्सागोनल में वो 120 डिग्री, ठीक है। तो गामा अपन को याद रखना है यहाँ, ठीक है। उसके बाद रोम्बोहेड्रल देखते हैं, उसमें देखते हैं कि तीनों क्या है बराबर। देखो जैसे यहाँ बराबर था, यहाँ भी तीनों क्या है बराबर है ना। तो तीनों बराबर है, भुजा बराबर है, जबकि यहाँ इनके कोण देखते हैं अपन के अल्फा बराबर बीटा है और बराबर गामा है। मतलब तीनों कोण बराबर थे पर वो तीनों 90 नहीं हो सकते, ठीक है, 90 नहीं है। ये अपन को ये चीज़ भी ध्यान रखना है। जब मोनोक्लिनिक में देखते हैं तो देख लो यहाँ तीनों भुजा बराबर है नहीं, और ठीक है। इसी प्रकार ट्राइक्लिनिक में भी तीनों भुजा बराबर नहीं है, जबकि यहाँ देखते हैं अपन कोण देखते हैं, मोनोक्लिनिक में कोण देखते हैं कि अल्फा बराबर गामा है जो कि 90 डिग्री है, पर बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है ना। इसी प्रकार अपन ट्राइक्लिनिक में देखते हैं कि ना तो इसमें भुजा बराबर है और ना ही कोण बराबर है। देखो ना भुजा बराबर है और ना ही कोण बराबर है ना। तो अपन देखते हैं क्यूबिक किस में पाई जाती है, आदि में पाई जाती है, फेस सेंटर में पाई जाती है, बीसीसी में पाई जाती है ना। ट्राइगोनल आदि में पाई जाती है, बीसीसी में पाई जाती है। ऑर्थोरोम्बिक आदि में, बीसीसी में, फेस और एंड तीनों में पाई जाती है। जबकि जो हेक्सागोनल और गोनल है ना, रोम्बोहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक में सब आदि में पाए जाते हैं। जबकि लास्ट में ट्राइक्लिनिक में अपन को एक एंड भी याद रखना है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल में देखते हैं हम कि क्यूबिक का देखते हैं। क्यूबिक का एग्जाम्पल क्या है, ZnCl है ना, ZnS है ना, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। जबकि अपन किसका देखते हैं, अब देखते हैं टेट्रागोनल का देखते हैं। टेट्रागोनल में देखते हैं हम एग्जाम्पल SO2 है, TiO2 है, ठीक है। और जो ऑर्थोरोम्बिक है उसमें S विषम लंबाक्ष है, ठीक है। हेक्सागोनल में देखते हैं ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल है। जबकि रोम्बोहेड्रल में देखते हैं कि इसमें CaCO3 और H2S है, ठीक है। अब दो के एग्जाम्पल ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। और लास्ट में अपन देखते हैं ट्राइक्लिनिक का K2Cr2O7 जो कि ट्राइक्लिनिक का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से एग्जाम्पल भी याद रखने हैं क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, है ना। अब एक कोष्टिका वर्गीकरण किया गया है, मूल एक कोष्टिका SSC, फलक केंद्रिक FCC, अंतर केंद्रिक BCC और एंड सेंट्रल अंत्य केंद्रित, है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि SCC में जो होते हैं वो कर्ण, है ना, वो जो एक कोष्टिका है उसकी सभी कोनों पर है, कोण नल पे स्थित होते हैं। तो अपन देख सकते हैं यहाँ कि एक कोष्टिका में कितने कोने, 8 कोने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब एक कोना है ना, वो एक कोष्टिका में उसकी भूमिका होती है 1/8, है ना। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि 8 कोने और एक कोने की है 1/8, तो 8 से 8 गया, यानी इसमें एटम की संख्या कितनी है, 1 है। यानी SCN सिंपल में एटम की संख्या 1 है। और है ना फलक केंद्रित में देखते कि F से याद रखना अपन को 4, तो इसमें
कितने कणों की संख्या 4 है, ठीक है। तो वो किस प्रकार है, अपन देखते हैं एफसीसी। एफसीसी का मतलब है फलक जो है आमने सामने फलक को पर भी एक एक कण रखा गया, फलक को भी केंद्र पर एक एक कण रखा गया। और अपन देखते हैं कि वो कोनों पर तो एक एक है ही है, यानी एक तो उसका आ ही गया, अपन सिंपल में देखा कि एक कण उसका आ ही गया। और बाकी हम देखते हैं, और एक फलक होता है उसका एक एकक कोष्ठिका में उसका योगदान होता है 1/2। और एक क्यूब में देखते हैं हम कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 इंटू 1/2 यानी 3 इसका हो गया, एक और 3 4 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार हम बी से याद रखना बाई यानी 2, है ना। अपन को ये से याद रखना है, ट्रिक के हिसाब से याद रखना है, यूँ तो याद नहीं रहते लोगों को, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ की वो वापस देख रहे हैं अपन के कोनों पर एक एक है, तो 1/8 यानी एक का उसका वापस एक आ ही गया, और एक उसके क्या है सेंटर में, और एक को यानी एक और एक 2। इस प्रकार अब एंड में देखे, एंड सेंटर्ड यानी अंत्य केंद्रित देखते हैं, उसमें देखते हैं अपन कि कोनों पर तो एक एक है ही है, उसके अलावा भी, है ना, 2 जो फलक आमने सामने की, बस 2, ना कि प्रति सभी आमने सामने भी, बस 2 देखते अपन, है ना। तो एक ऊपर और एक नीचे, और इसका 1/2 यानी इसका भी 2 हो गया, यानी अंत्य केंद्रित में भी 2 होते, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि एक कोष्ठिका के वर्गीकरण में अपन ने कणों की संख्या देख ली, किसमें कितने एटम होते हैं। अब हम देखते हैं सघन संकुलन और निबिड़ संकुलन, है ना। एक में निबिड़ संकुलन में देखते हैं हम कि जो कणों की व्यवस्था वो एक सीधी रेखा में होती है ना। तो इसमें अपन एक कण माने और उसके आसपास देखें तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन से तात्पर्य कि एक कण बाकी कितने कणों से जुड़ा हुआ है, यानी 1 और 2, यहाँ 2 से जुड़ा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। एक द्विमिमीय निबिड़ संकुलन होता है, उसमें 2 एग्जाम्पल है, वर्ग सघन संकुलन और एक षटकोणीय होता है हेक्सागोनल है। अब वर्ग सघन संकुलन देखते हैं हम कि एक परत, उसमें नीचे एक परत और नीचे एक परत है। हम देखते हैं कि यहाँ एक को अपन एक कण माने और उसके आसपास देखते हैं कि कितने कण उससे जुड़े हुए, है ना। तो एक एटम, 2, 3 और 4, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 4। और एक पैटर्न फॉलो करता है ए, यानी ये भी यानी 3 परत ए प्रकार के फॉलो करती है। जबकि षटकोणी में अपन देखते हैं तो उसमें अपन एक सेंटर माने, है ना, और तो उसके आसपास के कण देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 6 हो गए। और इसका पैटर्न अपन देखते हैं ए बी यानी 2 प्रकार की परत, ये ए होगी और ये बी होगी, इस प्रकार का पैटर्न ये फॉलो करता है ना। अब अपन आगे चलते हैं, अपन देखते हैं षटकोणीय सघन संकुलन में 3D क्लोज पैकिंग देखते हैं। तो ये किस में पाई जाती है ना, 2 प्रकार की, है ना। एक तो ये है ए बी और एक है ABC, है ना। ए बी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो होते हैं 12, यानी 6 तो आगे जुड़े और 6 पीछे जुड़े हुए। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन दूसरे वाले में ABC में देखते हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 12 ही होते हैं, माना। तो ए बी प्रकार का जो पैटर्न कौन फॉलो करता है, SCP फॉलो करता है, जबकि ABC प्रकार का CCP फॉलो करता है। रिक्ति देखते 2 प्रकार की होती है, एक चतुष्फल की रिक्ति होती है और एक अष्टफल की रिक्ति होती है, जो अपन चित्र के द्वारा देख सकते हैं। ये N to N अपन बाद में समझेंगे। एक अपन देखते हैं अपन एक घन ना, घन में अपन देखते हैं एक घन विकर्ण होता है जिसकी लंबाई होती है ए का मतलब होता है यहाँ भुजा की लंबाई, है ना। तो घन विकर्ण की लंबाई होती है A√3, जबकि फलक विकर्ण, है ना, एक फलक पे जो विकर्ण खींचते हैं उसकी लंबाई होती है A√2, है ना। कोण लंबाई अपन ने देखी ए होती है, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि घन में 6 फलक होते हैं जो अपन पढ़ ही चुके हैं, और उसका कितना योगदान होता है गुणज यानी 1 होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं, है ना। और 12 किनारे, है ना, और एक किनारे का एक घन में योगदान होता है 1/6, है ना। तो अपन देखते हैं हमारा 1/6, है ना, 8 होते हैं, ठीक है। कोने के भाग होते हैं, अपन देखते हैं कि 1/9 कितने 8 होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कोऑर्डिनेशन में समझा चुका हूँ कि कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, घन जिससे जितने कण स्पर्श या जुड़े होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है ना। पी पैकेजिंग क्षमता, एफिशिएंसी यानी संकुल दक्षता, है ना। इसमें होता है कि क्रिस्टल अलग में, है ना, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन तथा एकक कोष्ठिका के संपूर्ण आयतन का अनुपात इसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी कहलाती है, जिसका सामान्य सूत्र होता है ये बराबर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, ये क्या है, ये है उसके द्वारा परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन,
है ना, किसके एक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, और एक होता है सामान्य संपूर्ण आयतन, है ना, एक कोष्ठिका का संपूर्ण आयतन ए क्यूब, ठीक है। 200 और जेड होता है नंबर ऑफ एटम, यानी जो अपन देखते हैं CCP BCC उसमें कितने एटम हो उसके हिसाब से, है ना। इसी प्रकार अब हम पैकेजिंग एफिशिएंसी देखते हैं, तो अपन देखते हैं सबसे पहले ACC में देखते हैं, है ना। इसका नंबर इसमें देखते हैं, नियरेस्ट नंबर होते हैं इसमें 6 होते हैं, ठीक है। अपन देखते हैं कि किस प्रकार एक सिंपल क्यूब में 2 एटम के मध्य की दूरी r यानी a बराबर 2r होती है। नंबर ऑफ एटम अपन देख चुके, एक होते पैकेजिंग एफिशिएंसी का सूत्र इस प्रकार होगा इसका कि 4/3 पाई r क्यूब, है ना, और a अपन ने निकाला 2r क्यूब इंटू 100, है ना। पैकेजिंग एफिशिएंसी इसके 52.46 है ना, 46%। और इसमें ये तो होता है, इसके साथ ही वैकेंट वॉइड, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई इतना आयतन तो उसने ले लिया तो रिक्त और कितना बचा, तो 47.1 होता है। अब FCC और CCP या HCP और FCP, है ना, इसके पैकेजिंग एफिशिएंसी देखते हैं। नंबर ऑफ एटम इसमें कितने होते हैं, F से याद रखना 4 यानी 4 होते हैं। अब इसमें देखते हैं हम, देखो एक एटम या है ना, तो 4r बराबर a√2, ये एक फलक का विकर्ण बना कि नहीं बना, तो 4r बराबर a√2, है ना। तो यहाँ से a निकालेंगे अपन 4r√2, है ना, जिसको अपन सॉल्व करेंगे तो 2√2r आएगा। ये अपन को निकालना पड़ेगा, है ना, तो आप निकाल लेना, तो ज़्यादा कोई कठिन बात नहीं है। तो इसका सूत्र वही आ जाएगा, अपन को एक ही जगह जेड की जगह 4 रख देना है, एक ही जगह 2√2r और उसका क्यूब लगा देना। तो यहाँ से अपन को पैकेजिंग एफिशिएंसी मिलेगी वो 74% मिलेगी, और वॉइड इसमें 26% होती है। इसमें नियरेस्ट नंबर होते हैं 12 होते हैं ना। अब देखते हैं हम BCC के बारे में। BCC में अपन देखते हैं, देखो 1 2 3 है ना, रूटीन। अब यहाँ ये और ये घन विकर्ण, तो घन विकर्ण की लंबाई अपन देखी थी क्या होती है भैया, ए रूटीन। तो ये 4r बराबर ए रूटीन, है ना। यहाँ से a निकालेंगे तो 4r अपन रूटीन, या यहाँ से सॉरी r निकाला अपन ने तो ये निकला, और a निकाला तो वो निकला, ठीक है। 4r/√3 ये हमने a का मान रख दिया। तो यहाँ पैकेजिंग एफिशिएंसी है वो 68 यानी 68% आई, और वैकेंट इसमें 32%। नियरेस्ट नंबर इसमें 8 होते हैं। अब देखते हैं अपन ट्रिक, देखते हैं इसकी कैसे याद रखेंगे, है ना। ACC, है ना, SCC FCC और BCC। अपन को ऐसे ध्यान रखना हो, एस से यानी 5, देखो 5 और एस एक जैसा है, यानी 5 आ गया, यानी 52% SCC में होता है। जबकि FCC एफ कितना 7 जैसा लग रहा है ना, 78% किस में होता है, सॉरी 78 नहीं हो, 74 है, इट्स माई मिस्टेक है ना। 74% किस में होता है, FCC में होता है। जबकि BCC में हम देखते हैं जो 6 होता है, देखो 6 और B एक जैसे है ना, तो 68% किस में होता है, BCC में होता है। अब 2 एटम के मध्य की दूरी अपन देखते हैं, ACC में अपन देखा है A बराबर 2r होता है, BCC में अपन देखते हैं A बराबर 4r अपन, है ना। इसको अपन देखते हैं 2r बराबर a√3/2 होता है, ठीक है। अब FCC में अपन देखा था 4r बराबर a√3 होता है ना। BCC में तो क्या होता है a√3, और FCC में a√2 होता है, तो 2r बराबर a√2, ठीक है। ये अपन ने ये था। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है भैया, है ना, इसको टिक कर लेना, याद कर लेना, किस प्रकार इसको सोल्व करते हैं सब बताया जाएगा, है ना। देखो अब क्वेश्चन है कि यदि परमाणु घन की सभी कोनों पर तथा ए जो है वो परमाणु घन के सभी कोनों पर, और बी परमाणु फलकों के केंद्र पर स्थित है, तो यौगिक का सूत्र बताना अपन को। तो यहाँ हमने सॉल्यूशन में पहले इनको सोल्व करने का तरीका बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में सर्वप्रथम हमें देखना है कि किस परमाणु को कहाँ रखा है ना, पहले वो देखना, वो जो कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा, और जिस स्थान पर रखा है उसका उस कोष्ठिका में कितना योगदान है ये भी देखना अपन को, ठीक है। और उसी के अनुसार उस परमाणु के एटम बताने हैं, ठीक है। और अपन को उसके बाद फॉर्मूला लिख देना है। जैसे कि यहाँ बताया गया कि एक कोनों पर रखा है, तो अपन को पता है कि एक कोने का कितना योगदान होता है, 1/8 और 8, यानी A बराबर 1 हो गया।
है ना। बी किस पर रखा है, फलक के केंद्रों पर। फलक के केंद्र का कितना भाग होता है, 1/2 और 6 यानी 3 हो गया। तो ए कितना होगा, ए और बी 3। ये उस यौगिक का सूत्र हो गया। बहुत सरल है, अपन यूं ही इनको लोड ले लेते हैं कि फिजिकल बहुत कठिन है और ऐसे ना सॉलिड स्टेट होना फलाना नहीं, कुछ नहीं है ना, करोगे तो सब होगा, है ना। देखो क्वेश्चन फिर, यदि ए परमाणु घन के एकांतर कोनों पर, है ना, घन के एकांतर कोनों पर रखा है, ठीक है, और बी परमाणु के सभी फलक केंद्रों पर, और सी जो है किनारों के केंद्रों पर रखा है ना, तो यौगिक का सूत्र होगा। अपन देखते हैं कि ए कहाँ रखा है, परमाणु घन के एकांतर कोनों पर। अब एकांतर कोनों पर, कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। एकांतर यानी एक छोड़कर एक, यानी कितने, 4 कोनों पर रखा है, और एक कोने का कितना होता है, 1/8। तो अपन देखते हैं कि 4 यानी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, एक आ रहा है कि ना आ रहा है? पहले तो दो वो सरल अनुपात करेंगे, है ना। पहले अपन देखते हैं 1/2, तो कितना आया उसका, 1/2 आया, ठीक है, 1/2 आ गया। उसके बाद बी देखते हैं अपन सभी कोनों पर, यानी कितना आ रहा, 3 आ रहा कि ना आ रहा, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि अब जो सी है वो किनारे को केंद्रों पर रखा है, और किनारे कितने होते हैं, कितने होते हैं भैया, 12 होते हैं। एक किनारे का कितना होता है, 4 भाग होता है, यानी 4 यानी 3 हो गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं इनको सिंपल, यानी 1/2 को काटने के लिए अपन को 2 से गुणा करना है। 2 से 2 गए तो कितना आ गया, 1 आ गया। 2 से गुणा किया तो 6 आ गया, 2 से गुणा किया तो 6 आ गया, यानी ए तो 1 और बी 6 और सी भी 6। इस प्रकार ये यौगिक का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है ना, अपन को लोड नहीं लेना है, करते जाना है बस, है ना। ये मैंने देखा कि ए सभी कोनों पर, बी फलकों के केंद्रों पर, सी घन केंद्र पर, डी सभी भुजाओं के केंद्र पर, है ना। और तो यदि किसी घन विकर्ण पर उपस्थित हो, केंद्रों के घन विकर्ण पर उपस्थित, तो सभी परमाणु को हटा दिया जाए। अच्छा, घन के केंद्र विकर्ण पर उपस्थित सभी परमाणु को हटा दिया जाए तो यौगिक का सूत्र बताना अपन को, बहुत सिंपल है। ये अपन को ये सभी कोनों पर, ठीक है, ये सभी कोनों पर। अब अपन को कोनों पर देखना है कि क्या रेशो आता है ना। कोनों का कितना, 1/8 होता है कि ना होता है। अब कोनों पर अपन को देखना है कि घन विकर्ण, तो एक घन के, ये घन विकर्ण है भाई, ये घन विकर्ण है, तो 2, यानी कितने परमाणु हटेंगे, एक कोने, कितने हो गए बेटा, कितने हट गए, 8 थे तो कितने हट गए, 2 हट गए, ठीक है। ये एक और 2 हट गए ना, इस पे रख के सभी को हटा दिया तो एक और एक 2 हट गए, तो 6 बचे, 3/4 इसका रेशो बचा, ठीक है। उसके बाद अपन बी देखते हैं, बी फलकों के केंद्र, फलकों के केंद्र पे एक, यानी बी तो पूरा अपन को पता है कि 3 ही रहेगा, क्योंकि फलकों के केंद्र पर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। अब सी अपन देखते हैं, सी कहा कि घन के केंद्र पर, और जो घन विकर्ण खींचा था उसमें सी जो हट गया है, उसने क्वेश्चन में कहा, तो ये क्या, सी 0 हो गया। अब डी देखते, डी क्या बोला उसने, डी सभी भुजाओं के केंद्रों पर, है ना, सभी भुजाओं के केंद्रों पर रखा हुआ है डी। तो भुजा देख लेते हैं अपन, है ना। देखो भुजा 1/3 यानी 3 आई भुजा। अब तुम्हें बता, जो भुजा है एक और भुजा, भुजा का कितना भाग इसमें ये करता है, भुजा करता है 1/4 यानी 6, यानी ये आ गया 3, है ना। अब इसको सरल रेशो में करने के लिए अपन को 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गया तो ये 3 बच गया, 12 है ना, 4×12, पर ये तो 12, ये भी 4 बज गया, और 4×12, इनको और सरल कर लिया उसने, 3 से काट दिया तो ए 1 हो गया, 4 हो गया ना, AB4D4 हो गया, है ना। अब अपन देख, है ना, अब देखते हैं अपन FCC, है ना, FCC के बारे में बताया गया। अब देखते हैं हम FCC या CCP घनी निबिड़ संकुल में चतुष्फल की रिक्ति एवं अष्टफल की रिक्ति कैसे देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फल की रिक्ति का अपन को यहाँ स्ट्रक्चर दी गई है, वो इस प्रकार है। RC टेट्राहेड्रल, इसमें ऑर्डिनेशन नंबर, चतुष्फल की रिक्ति ऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 4 होते हैं। इसका R केटायन और आयन का अनुपात होता है 0.225 होता है। टीवीएन चतुष्फल की रिक्ति जो होती है वो घन विकर्ण पर स्थित होती है ना, और एक घन कण पर 2 टीवी होती है, एक घन विकर्ण पर टेट्राहेड्रल होती है। अब FCC में देखते हैं कि कुल टेट्राहेड्रल वॉइड विनों के घन में घन विकर्ण कितने होते हैं, 2 होते हैं, और एक पर 2 होते हैं, यानी 4×2 = 8, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड 4 हो गए FCC में, है ना।
तो n बराबर 4 है। FCC में 4 तो होते ही n बराबर 4 रख दिया। देन टेट्राहेड्रल वोइड 8 है तो 2n हो गया, है ना। R प्लस RC अपन को पता ही है कि कितना होता है घन के लिए, ये √3/4 हो गया, ठीक है। दो टेट्राहेड्रल वोइड के बीच की दूरी a √3/2 हो गया, है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। ये FCC की स्ट्रक्चर है ना। अब अपन आगे देखते हैं क्रिस्टलीय घनत्व किसे कहते हैं। उससे कोई काम ही नहीं आते। क्रिस्टलीय घनत्व का अपन को यहाँ एक सूत्र दिया गया है, इस सूत्र को अपन को याद रखना है। D बराबर होगा ZM/A³ n यहाँ दे रखा है कि a जो है भुजा की लंबाई है, जिसको अपन को सेंटीमीटर या मीटर में लेना है। घनत्व को अपन को, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब में लेना है। Z बराबर परमाणु की संख्या यही है। M मोलर द्रव्यमान है, जिसको म्यू में लेना है। अपन को ये ध्यान रखना है कि मोलर द्रव्यमान म्यू में लेना है। और N अवोगाद्रो है ना। वापस अपन को यहाँ दे रखा है कि भुजा की लंबाई क्या क्या होती है। SCC में होता है a बराबर 2r, BCC में a, है ना, 4r बराबर a√3, FCC में 4r बराबर a√3, है ना। अब अपन देखते हैं कि रिक्ति के लिए त्रिज्या का अनुपात क्या होता है ना। तो उसको देखने के लिए अपन को ये देखना पड़ेगा। ये देखते हैं हम रिक्ति के लिए त्रिज्या का अनुपात, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ के लिए त्रिज्या का अनुपात, ये है चतुष्फलकीय रिक्ति। ये चतुष्फल की रिक्ति, इसमें त्रिज्या का अनुपात होता है R पॉजिटिव n केटायन एनायन बराबर 0.255, यानी बेस्ट फिट है ना, मतलब रिक्ति बेस्ट फिट है। और ये यहाँ से लेकर 0.414, यानी मैक्सिमम फिट इतनी हो सकती है। जबकि अष्टफल की रिक्ति में अपन देखते हैं कि R पॉजिटिव नेगेटिव बराबर 0.414, तो ये तो बेस्ट फिट है, जबकि 0.732 ये मैक्सिमम फिट है, ठीक है। ये देखना। और घनी में अपन को देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होता है 0.732, ये क्या है, इसका बेस्ट फिट है ना। तो अपन के या इसका थोड़ा सा ट्रिकी वे दे रखा है ना। त्रिज्या अनुपात देखना हमको, रेखी जो होता है उसमें त्रिज्या अनुपात 0.155 से भी कम होता है, ठीक है। और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। जबकि त्रिकोणीय जो रिक्ति होती है उसमें 0.155 से 0.255 मैक्सिमम ये है और बेस्ट ये है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होते हैं। चतुष्फल की में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। चतुष्फल की में रेंज होती है इसकी त्रिज्या अनुपात की केटायन अपॉन एनायन की 0.255 से 0.414 होती है, जो कि चतुष्फल की रिक्ति है। जबकि अष्टफल की में हम देखते हैं कि जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसके त्रिज्या का अनुपात होता है 0.144 से 0.792, है ना। जबकि घन क्यूबिक में अपन देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और इसकी रेशो होता है 0.732 732 से 1, है ना। ये अपन को याद रखना है।